हिंदी में पढ़ते हैं इसको जीन चिकित्सा। क्या पढ़ते हैं भाई? क्या होती है जीन थेरेपी? किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में तो बताए। जीन थेरेपी क्या होती है? क्या होती है जीन थेरेपी? बताओ भाई क्या होती है जीन थेरेपी, किसी को कुछ आइडिया हो? थेरेपी वर्ड सुना है? थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, अलग अलग थेरेपीज होती हैं। टेलीथेरेपी, ब्रेकी थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी होती है। बताओ भाई क्या होती है थेरेपी? ट्रीटमेंट। थेरेपी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। क्या होता है? ट्रीटमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है जीन थेरेपी, यानी जीन का ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट? जीन का। देखो मेरे पास, अगर मेरे पास ये जेनेटिक मटेरियल है, और इस जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पर कोई डिफेक्टिव जीन है, ये कोई डिफेक्टिव जीन है जो आपको पिंक कलर से दिख रही है, कौन सी जीन है? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब क्या है? अरे डिफेक्टिव का मतलब क्या है? इसके पास कोई इन्फेक्शन है या इन्फेक्टेड जीन है? ये कैसी जीन है? इन्फेक्टेड जीन है, संक्रमित जीन है। कैसी जीन है भाई ये? संक्रमित जीन है। संक्रमित जीन है मेरे पास ये। ठीक है। इस डिफेक्टेड जीन को ट्रीट करना, इसको ट्रीटमेंट करना, इसको ठीक करना ही क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। इस डिफेक्टिव जीन को या इन्फेक्टेड जीन को ठीक करना, ट्रीट करना, इसका इलाज करना ही क्या कहलाता है? जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहलाता है। अब ये दो तरह से होती है। किस तरह से होती है? दो तरह से मैं जीन थेरेपी कर सकता हूँ। पहला, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। कौन सा? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। कौन सा? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब आप देखो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कौन सा? बोन मेरो ट्रांसप्लांट। कौन सा? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। यानी उसका प्रत्यारोपण करना है अपने को। किसको? बोन मेरो को। अब बताओ मुझे, बोन मेरो क्या करता है बॉडी में? बोन मेरो क्या करता है? किसका? कोई और? प्लेटलेट्स तो, हाँ हिमोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं उसको। आरबीसी नहीं, आप ऐसे कह सकते हो एच बी, हीमोग्लोबिन बोल सकते हो। इसलिए इसको हीमोपोइटिक ऑर्गन भी बोलते हैं। हीमोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो हीमोग्लोबिन का प्रोड्यूस करे। अल्टरनेटिवली जाते हो तो अपने को क्या देखने को मिलती है? आरबीसी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? आरबीसी। लिम्फोसाइट का नाम सुना है? लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, क्या करती है वो? बॉडी को इम्यूनिटी देती है। अरे देती नहीं देती? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी देती है। यानी अपना जो बोन मैरो है, ठीक है, उसके पास कौन सी साइट होती है? लिम्फेटोसाइट। कौन सी साइट होती है? लिम्फेटोसाइट। और हीमोपोइटिक ऑर्गन उसको अपन बोलते हैं। यानी वो इन लिम्फ सेल्स का फॉर्मेशन भी करता है और हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है। अरे बात समझ में आई? उसको मुझे क्या करना है? ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? सर उसको हटाओ उसकी जगह दूसरा लगा दो, यही होता है। उसको हटाओ उसकी जगह दूसरा लगा दो। किसको हटाएं? डिफेक्टिव पोर्शन को। यानी उस बोन मेरो के डिफेक्टिव पोर्शन को, या फिर बोन मेरो को आप कंप्लीटली ट्रांसफर कर दो, जो पूरा अगर बोन मेरो डिफेक्टेड है। बताओ मुझे बोन मेरो कहाँ मिलता है? बॉडी में बोन मेरो कहाँ मिलता है? बोन्स में मिलता है, हेड में मिलता है, हाथ पैरों में, कहाँ मिलता है? एवरी बोन, प्रत्येक बोन में बोन मेरो मिलता है, ठीक है। प्रत्येक बोन में बोन मेरो मिलता है, ठीक है। बस समझ में आ गई? अपन को क्या करना है? बोन मेरो को ट्रांसप्लांट, यानी कि मैं उसके साथ, जैसे आपके एनसीईआरटी में केस स्टडी दी हुई है किसकी? एडीए एंजाइम की। किसकी दी हुई है? एडीए एंजाइम। एडीए एंजाइम का पूरा नाम क्या होता है? एडीए एंजाइम, एडीए, एडिनोसिन डाइमिनेज। एडिनोसिन डाइमिनेज। कौन सा? एडिनोसिन डाइमिनेज एंजाइम, ये होता है आपका, ठीक है। इसकी केस स्टडी दी हुई है। तो सबसे पहले जो एंजाइम थेरेपी की गई थी वो 4 साल की एक लड़की के, गर्ल्स के ऊपर की गई थी, ठीक है। 4 ईयर ओल्ड गर्ल, इसके ऊपर सबसे पहले जीन थेरेपी की गई। बात समझ में आ रही है? उसके क्या किया? जीन थेरेपी में कौन सी प्रोसेस का यूज किया? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोथ, दोनों। कौन सा किया था? दोनों। बट दोनों की दोनों ट्रीटमेंट परमानेंटली क्योरेबल नहीं है। ये बात एनसीईआरटी बोलती है और एक्चुअल में भी है कि दोनों की दोनों ट्रीटमेंट परमानेंटली क्योरेबल नहीं है। अब अपन देखते हैं वन बाई वन दोनों के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे जीन थेरेपी की डेफिनेशन। जीन थेरेपी की डेफिनेशन क्या होगी भाई? ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन।
ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो अल्टरनेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन बाई न्यू ऑब्लिक हेल्दी जीन। उसको मैं क्या कहता हूँ, जीन थेरेपी कहता हूँ। ठीक है, संक्रमित जीन को ठीक करना या उसका इलाज करना या फिर संक्रमित जीन को हटा के उसकी जगह नई जीन लगाना क्या कहलाता है, जीन थेरेपी कहलाता है। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, इसके अंदर दो मेथड होते हैं, उन मेथड्स के नाम लिखो भाई। टू मेथड, पहला कौन सा, अरे बोलो पहला कौन सा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अरे दो चीज पता चली मुझे, बोन मैरो और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या क्या चीज आ रही, पहले नोट डाउन करो फिर बताता हूँ। नोट डाउन करो फटाफट। लिखा, लिख लिया कि नोट डाउन किया, अरे किया नहीं किया भाई, जल्दी करो फटाफट। और एक लाइन और ऐड कर लेना, दोनों की दोनों कैसे परमानेंट क्यूरेबल मेथड नहीं है। ठीक है, बोथ आर नॉट परमानेंट क्यूरेबल मेथड। दोनों की दोनों क्यूरेबल मेथड नहीं है, यानी परमानेंटली नहीं है, क्यूरेबल तो है, परमानेंटली क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं जीन थेरेपी पढ़ता हूँ किसके साथ, एडीए के साथ। किसके साथ पढ़ता हूँ, जीन थेरेपी विद एडीए। आपको पता है एडीए का पूरा नाम क्या है भाई, एडिनोसिन, क्या है भाई, एडिनोसिन डाइमिनेज डेफिशिएंसी। क्या है, एडिनोसिन डाइमिनेज डेफिशिएंसी के साथ पढ़ता हूँ। आपको पता चला एडीए क्या है, मेरा एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। ये क्या है भाई, एक एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम। इस एंजाइम की क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है इस एंजाइम की। क्या है भाई, कमी है, इस एंजाइम की कमी है, डेफिशिएंसी है। एंजाइम की जिस पेशेंट के अंदर है, किसी के अंदर इस एडीए की कमी है, तो उसको मैं ट्रीट करता हूँ किससे, जीन थेरेपी से। किससे ट्रीट करता हूँ, जीन थेरेपी से। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर एडीए को ठीक, एडीए की डेफिशिएंसी को मुझे ठीक करने के लिए जीन थेरेपी करना पड़ेगा, ऐसे भी कह सकते हो। अरे दोनों बात सही है क्या, दोनों बात बिल्कुल सही है। तो ये सबसे पहले किया गया था एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर। ठीक है, तो लिखो फर्स्टली डन ऑन, फर्स्टली डन ऑन 4 ईयर ओल्ड गर्ल, क्या, एडीए
डेफिशिएंसी का किया गया था। किसके लिए किया था भाई? एडीए डेफिशिएंसी। कब किया गया था? 1990 में। कब किया था? 1990 में इसको पहली बार किया गया था। अब आपको पता चल रहा है सर दोनों चीजें क्या होती हैं। एक मैं आपको कह रहा था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा कह रहा हूं, दूसरा कौन सा बताया मैंने? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पहला आप देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या देखेंगे अपन? पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये क्या होता है ये देखते हैं अपन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मैंने क्या बताया? लिम्फोसाइट्स को लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले किसको लेंगे भाई? लिम्फोसाइट्स को। अब इन लिम्फोसाइट्स को कल्चरली ग्रो किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कल्चरली ग्रो। कल्चरली का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। अरे क्या होता है? कल्चरली इनको ग्रो किया, आउटसाइड ग्रो किया। अब आपको पता है कि मैंने इसको ग्रो कर लिया, तो ग्रो करने के बाद ले जाने के लिए कौन चाहिए? वेक्टर। कौन चाहिए? वेक्टर चाहिए। अब ये कल्चरली मैंने इसको ग्रो कर लिया। ग्रो करने के बाद मैं क्या करूंगा? इसके लिए एक वेक्टर ढूंढूंगा। कौन ढूंढूंगा? वेक्टर जो वाहक होगा ले जाने के लिए। यानी इसको अब मैं इस कल्चरली ग्रो किए गए लिम्फोसाइट को वेक्टर पे बिठा दूं, और वो वेक्टर कौन सा हो सकता है? रिट्रोवायरल वेक्टर। कौन सा हो सकता है? रिट्रोवायरल वेक्टर। जो इसमें काम आता है वो कौन सा वेक्टर काम आता है? रिट्रोवायरल वेक्टर। उस रिट्रोवायरल वेक्टर को बोलूंगा भाई इसको उठा के और जिस पेशेंट को मैं दे रहा हूँ उस जगह पर इसको ले जाके रख दे, ताकि उस जगह का डिफेक्टिव पोर्शन क्या हो जाए? ठीक हो जाए। क्या हो जाए? डिफेक्टिव पोर्शन ठीक। उसको पहले वाले को क्या करेंगे? सर्जरिकली रिमूव, और इसको ले जाके उस जगह पर प्लेस्ड। बात समझ में आ गई? हो गया ट्रांसप्लांट। इतना ही होता है इसमें। ठीक है, क्या करते हैं? इनको कल्चरली ग्रो करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं रेट्रोवायरल वेक्टर, उस रेट्रोवायरल वेक्टर पर रखते हैं और कहाँ पर जाके इंसर्ट कर देते हैं? जहाँ मेरा डिफेक्टिव पोर्शन है, या फिर जहाँ पर उस चीज की डेफिशिएंसी मुझे दिख रही है, फिर उस जगह पर जहाँ पर प्रॉपरली ये डिजीज हो रही है। बात समझ आई क्या? क्या करेंगे? इसको अब लेके कौन जाएगा? अरे कौन लेके जाएगा इसको? वेक्टर। कौन लेके जाएगा इसको? वेक्टर। वेक्टर भी कौन सा? रिट्रोवायरल वेक्टर। कौन लेके जाएगा? रिट्रोवायरल वेक्टर। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 के आसपास पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिम्फोसाइट जो ग्रो करते हैं कल्चरली आउटसाइड ग्रो करते हैं, उनको कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? रिट्रोवायरल वेक्टर। कौन लेके जाता है? रिट्रोवायरल वेक्टर। और कहाँ जाके इंट्रोड्यूस कर देंगे इसको? और इंट्रोड्यूस्ड एट ट्रीटमेंट साइट। जहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है, और जहां पर ट्रीटमेंट साइट है उस जगह पर अपन क्या कर देंगे? इसको इंसर्ट कर देंगे। बट आप देखो, अगर इसको मैं एडल्ट स्टेज में करता हूं तो भी ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इससे मेरी सेल्स इमोर्टल नहीं होती हैं। इमोर्टल का मतलब क्या है? डेथ होना। जिन सेल को मैं चाहता हूँ वो सेल मरेंगी ही नहीं। अरे भाई जो इफेक्टेड डिफेक्टेड पोर्शन है, मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ की सारी सेल्स मर जाएं, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए? डेड हो जाए। और डेड होने के बाद मेरा जो हेल्दी जीन है, न्यू जीन है, उस जगह पे जाके अपना प्लेस ले और उस जगह पर अच्छी ग्रोथ दे बॉडी को। यही चाहते हैं अपन। तो ये भी क्या रहेगा? अगर एडल्ट स्टेज में अगर इसको अपन करते हैं तो परमानेंटली क्यूरेबल नहीं होता है, इफेक्टिवली क्यूरेबल नहीं होता। अगर इसका मुझे इफेक्टिव क्यूरेबल चाहिए, परमानेंट क्यूरेबल चाहिए, तो ये काम मुझे एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा। किस स्टेज में करना पड़ेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा। भ्रूणीय जो अवस्था होती है उसमें अगर मैं ये काम करता हूँ तो ये लाइफ टाइम परमानेंटली क्यूरेबल हो सकता है। क्योंकि आपको पता है बोन मैरो आपकी एवरी बोन्स में प्रेजेंट है। ईच एंड एवरी बोन में बोन मैरो प्रेजेंट है। अरे है या नहीं है? कितनी बोन्स होती हैं बॉडी में? 206। इतना कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसीलिए कब ठीक करना ज़्यादा बेटर है इसको? एम्ब्रियोनिक स्टेज। बात समझ में आ गई? लिख देता हूँ, ये लाइन पूछी हुई है एग्जाम में इसलिए। इफेक्टिवली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, इफेक्टिवली ट्रीट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये बात आई समझ में? नेक्स्ट देखो, लिख लेना, अभी लिख लेना। सेकंड कौन सा बता रहा था मैं आपको? बी कौन सा बताया था? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब आपको पता है रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है? लोग काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं इसको। रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है? सपोज करो एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, ये दोनों सेल आपस में पास पास हैं। अरे बिल्कुल है या नहीं है? इसमें से एक सेल हेल्दी है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी पिंक सेल है वो कैसी है? हेल्दी सेल है। कैसी सेल है? हेल्दी। ठीक है। और जो ग्रीन कलर से दिख रही है वो कैसी है?
डिफेक्टिव है या फिर डिजीज से है, ठीक है, डिफेक्टिव है या इन्फेक्टेड है, कैसे है, इन्फेक्टेड। तो मैं क्या करूं, इस डिफेक्टेड को हटा के इसकी जगह दूसरी सेल रख दूं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, एक चीज को हटा के दूसरा इंसान बैठ जाना। तो एक हटा दूसरा के बैठ, समझ आएगी बात, उसको बोलते हैं अपन रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी अब इस डिफेक्टिव पोर्शन पर डिफेक्टिव जीन में हटा के क्या कर दूं, हेल्दी सेल से न्यू सेल ला के रख दूं। तो उसको डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है। उसमें क्या करेंगे, एडीए के साथ अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, फंक्शनल एडीए। कौन सा एडीए, फंक्शनल एडीए लेंगे और उसको इंजेक्शन से इस जगह पर क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। उससे मुझे क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव सेल्स डेथ हो जाएगी, इमोर्टल हो जाएगी, और उससे जगह मेरी हेल्दी सेल आ जाएगी और ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। इसके लिए क्या करते हैं अपन, फुली फंक्शनल एडीए लेते हैं, उसको इंजेक्शन की फॉर्म से उस साइट पे क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये किस में होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बात समझ में आ गई, लिखो। पता चला कुछ, दोनों चीज समझ आ गई क्या। अरे आइए नहीं अच्छी तरह से, दोनों दोनों चीज समझ में आ गई। ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता, जो आपको लिखा है सुपरफिशियली मोर देन सफिशिएंट, आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक कर ले जाओगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो, पिछली स्लाइड नोट डाउन करो।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, मेडिसिन में कौन सा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। कौन सा है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये लास्ट टॉपिक है इसका, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेडिसिन का, इसका मेडिसिन का। ठीक है भाई, सी लिखो आप, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हिंदी में बोलते हैं इसको आणविक निदान। क्या बोलते हैं, आणविक निदान। क्या होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में बताओ, क्या होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। चलो मॉलिक्यूलर छोड़ो, डायग्नोसिस तो बता सकते हो। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, आपने जगह जगह देखा होंगे डायग्नोस्टिक सेंटर लिखे हुए, देखते हो बाहर कहीं इधर उधर आते जाते हॉस्पिटलों के आसपास में, डायग्नोसिस सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर। क्या होता है उसका मतलब, डायग्नोसिस वर्ड का मतलब किसी चीज़ को डायग्नोस करना, किसी चीज़ को पहचानना। क्या करना, पहचानना, डिटेक्ट करना। डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस उसको बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ डिजीज, बीमारियों की पहचान करना। आप एक्सरे करवाते हो, डिजीज पता लगती है, ब्लड टेस्ट करवाते हो, डायग्नोस्टिक, डिजीज पता चलती है, अरे चलती है नहीं चलती, कोई चीज़ होती है उसके अंदर। एक तरह से डायग्नोसिस वर्ड का मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ डिजीज, यानी कि मैं बीमारी जो प्रेजेंट है उसको मैं डायग्नोस करने के लिए, देखने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट मुझे करना है, उसके लिए मुझे पहले उसको पहचानना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि इस पेशेंट को पर्टिकुलर ये डिजीज है। उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ डिजीज, बीमारियों की पहचान करना। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ डिजीज। डिटेक्शन ऑफ डिजीज। अब इसके मेरे पास दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं मेरे पास इसके। एक था ट्रेडिशनल मेथड, कौन सा, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले से चलता आ रहा है, पुराना हो गया, बहुत टाइम से इसको यूज में ले रहे हैं। और दूसरा है मेरे पास मॉडर्न मेथड। दूसरा कौन सा है, मॉडर्न मेथड। ठीक है भाई, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आता है सीरम एंड यूरिया एनालिसिस, सीरम एंड यूरिया एनालिसिस, यानी मैं सीरम और यूरिया को एनालाइज करके, किसको, सीरम और यूरिया को एनालाइज करके मैं मेरी डिजीज का क्या कर सकता हूँ, डायग्नोस कर सकता हूँ, उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है भाई, सिरप नहीं, सीरम, सीरम बताओ क्या होता है सीरम। सर हम फेस पे लगाते हैं वो वाली सीरम आती है, हेयर सीरम आती है, तो सीरम क्या होती है, अपने शरीर में होती है कि कहीं, ये तो पता है ना, कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, बालों में, तो फेस पे, सीबम नहीं, सीबम अलग होता है, इससे मिलते जुलते कई सारे वर्ड हैं, सीबम, सीबीएसएस। सीरम पूछ रहा हूँ मैं, SERUM, सीरम। ब्लड सेल्स देखिए, ब्लड देखा है, ब्लड, ब्लड आपने पढ़ लिया ना, ब्लड वाला चैप्टर पढ़ लिया, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े, ब्लड किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन चीज़ होती है, अरे सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है, एक 45% होता है, एक 55% होता है। ब्लड सेल्स को अलग कर दो, प्लाज्मा को अलग कर दो, ऐसा होता है। प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देता हूँ तो कौन बच जाता है, सीरम बच जाता है। कौन बच जाता है, सीरम। यानी आप ऐसे कह सकते हो ये कोगुलेटेड पोर्शन होता है ब्लड का, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर मैंने क्या कर दिए, हटा दिए। क्या कर दिए, हटा दिए। जब मैंने क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिए तो ब्लड क्लॉट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बताओ। यानी आपको ऐसे याद रखना है, होगा नहीं होगा ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि अगर मैं, क्या,
अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देता हूँ, क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देता हूँ, क्लॉटिंग फैक्टर आपका कोगुलेशन प्रोसेस को स्टार्ट भी करते हैं और स्टॉप भी करते हैं। अरे ऐसा थोड़ी सिर्फ स्टार्ट ही करते हैं, स्टॉप भी तो करते हैं, दोनों काम करते हैं ना, स्टार्ट और स्टॉप। यानी आपको क्लॉटिंग फैक्टर को हटाने के बाद जो पोर्शन बच जाता है, जो फ्लूइड बच जाता है, येलोइश कलर का जो फ्लूइड बच जाता है, उसको क्या कहता हूँ मैं? सीरम कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सीरम। यानी एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। उसको मैं क्या कहता हूँ? सीरम कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सीरम। सीरम के अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन? हार्मोन, एंटीबॉडीज और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सीरम। आपने सुना होगा टेस्ट कराते हैं अपन सीरम, उसके आगे लिखा होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, ऐसे लिखा होता है ब्लड टेस्ट, आपने कहीं देखे होंगे तो, ठीक, गलती से देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है ऐसा। तो सीरम क्या है मेरे पास? सीरम क्या है? अरे क्या है सीरम? अभी तो डेफिनेशन बोली है मैंने, बस उसको मैं सीरम कहता हूँ, दैट्स द डेफिनेशन। ठीक है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दो कि बच गया पोर्शन कौन सा? सीरम। ठीक है, येलोइश फ्लूइड होता है। इसके बारे में एक दो तीन प्रॉपर्टी लिख लो, कैसा फ्लूइड होता है ये? येलोइश फ्लूइड होता है। सीरम मेरे पास येलोइश क्लियर फ्लूइड होता है। ठीक है भाई, येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और क्या हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी? इसके अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट रहेगी? प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर क्या मिलेंगे भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबॉडीज और क्या मिलेगा इसके अंदर? हार्मोन्स। क्या मिलेंगे? हार्मोन्स। ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका ब्लड टेस्ट कराते हैं और अपने को डिजीज का पता लग जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ? सीरम। यूरिया कहाँ मिलेगा भाई? खाद वाला यूरिया नहीं है ये, खेतों में देते हैं वो वाला यूरिया नहीं। यूरिया कहाँ मिलता है? यूरिन। कहाँ मिलता है? यूरिन में। इससे क्या पता चलता है? यानी इसके लिए आपको यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? यूरिन टेस्ट। उसमें दो टेस्ट होते हैं, एक होता है आरएम, एक होता है सीएस। आरएम होता है रैंडम, सीएस होता है कल्चरल। क्या होता है? रैंडम और कल्चरल, दो टेस्ट होते हैं, आरएम और सीएस। ठीक है, रैंडम टेस्ट, रैंडम यूरिन कराते हैं और कल्चरल कराते हैं। उसमें मुझे यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, यूरिन के अंदर कोई कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, बॉडी के अदर ग्लूकोज भी हो सकता है, बॉडी का और कोई भी पोर्शन, यानी जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है, किडनी के थ्रू बाहर जा रहा है, वो यूरिन में प्रेजेंट होगा, तो उसकी प्रेजेंस मुझे यूरेट एनालिसिस से बता देगी उस पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज प्रेजेंट है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, क्या बोलते हैं उनको? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके लिए यूरिन टेस्ट कराते हैं। अरे कराते नहीं कराते? उसमें क्या देखते हैं? इस यूरिन के अंदर, यूरिन टेस्ट में यूरिया देखते हैं, यूरिया का लेवल देखते हैं, और उसके अंदर कोई बॉडी देखते हैं, कोई फॉरेन बॉडी तो प्रेजेंट नहीं है। फॉरेन बॉडी का इन द सेंस कोई पैथोजेंस तो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है। उसके लिए अपन कल्चर कराते हैं कि उसको अलग अलग मीडियम पे ग्रो करके देखते हैं, जिस मीडियम में वो ग्रो कर रहा है मतलब उसके अंदर उसका इन्फेक्शन है। बात समझ में आ गई क्या? आगे बात समझ में? ऐसे क्या करते हैं अपन? यूरिया एनालिसिस। ये कौन से मेथड हो गए मेरे पास? ट्रेडिशनल मेथड, जो काफी लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, आज भी यूज किए जाते हैं। बात समझ में आई? अब पढ़ेंगे अपन मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या, जो आधुनिक मेथड है, जो अभी यूज किए जा रहे हैं, मॉडर्न बहुत एडवांस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आ जाएगा भाई? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका यूज किया जाता है। कहाँ की यूज ली जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? पिछला चैप्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कोई मतलब नहीं भाई साहब पढ़ाने का, बायोटेक कंप्लीट होने को जा रही है, आज लास्ट लेक्चर है बायोटेक का, तो यही पता नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ यूज ली जाती है? बताओ कहाँ यूज ली जाती है? बताओ बताओ, थोड़ा सा एहसान तो कर दो मेरे ऊपर बता के। चलो छोड़ो। पीसीआर का नाम सुना है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कहाँ काम आती है? ये भी नहीं पता? किस बनाने में? कॉपीज बनाने में। डीएनए का क्या?
एम्प्लीफिकेशन में काम आती है। अरे आपने कहाँ पढ़ा था पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे, मैं आपको बता रहा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन करते हैं, कोई भी चीज़ अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती उस जगह पर, हमें थोड़ा सा अमाउंट मिलता है, माइन्यूट अमाउंट को उठाते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई करके उसका बड़ा अमाउंट लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ किससे मैच कर रही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद है, के लिए काम में लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन अगर प्रेजेंट है, उसकी सांद्रता मेरे पास बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए मेरे पास कौन सा मेथड है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक और होता है एलाइजा, नाम सुना है क्या? अरे सुना है क्या? ऐसा ही होता है क्या एलाइजा? ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है, नहीं होता? ये नहीं आता बीच में कहाँ? ELISA लिखते ऐसे हैं, बाकी वो एलाइजा ऐसे होता है, ठीक है। ये फुल फॉर्म में से आती है, पढ़ने में ऐसा आता है, ठीक है। एलाइजा, क्या पढ़ते हैं? एलाइजा, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्वेंट, ऐसे पूरा नाम होता है इसका, कौन सा? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्वेंट, ऐसे, ठीक है। आपको जो याद रखना है, चॉइस इज यूअर्स, मैं पूरा नाम लिख दूंगा, ठीक है, ये नोट डाउन करो। देखनी है, ये मॉडर्न टेक्निक्स देखनी है, ये देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें पीसीआर, क्या देखना है? पीसीआर, पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए काम आता है? एम्प्लीफिकेशन के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? एम्प्लीफिकेशन के लिए काम आता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज करो बैक्टीरिया एंड वायरस सेल्स लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, अगर बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो उसके मुझे नंबर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एम्प्लीफिकेशन। किसको निकाल के, किसका यूज करके? बाय देयर जेनेटिक मटेरियल। किससे? जेनेटिक मटेरियल से। अभी प्रेजेंट टाइम पे पीसीआर का यूज कहाँ किया जा रहा है? किसी को आइडिया? प्रेजेंट टाइम पे पीसीआर का यूज कहाँ करते हैं? कोविड में। कोविड में पीसीआर हो रहा था, कोविड में पीसीआर होता है। और एचआईवी, एचआईवी सस्पेक्टेड जो केस होते हैं, उसमें भी इसको यूज लिया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पे इसको कहाँ यूज लेते हैं भाई? प्रेजेंट टाइम यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड एचआईवी पेशेंट्स एंड कोविड 19 ऑल्सो, ठीक है। यहाँ भी इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। पीसीआर को प्रेजेंट टाइम में कहाँ कहाँ पर काम में ले रहे हैं, पता चला। अब दूसरी क्या है? एलाइजा। क्या है? एलाइजा। एलाइजा का पूरा नाम
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये, किसी को पता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। किसके ऊपर? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एलाइजा किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? वर्क ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। किसी को पता है भाई एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी, आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। इसके अगेंस्ट वर्क, ऐसे याद रखो। पैथोजन के पास जो है वो एंटीजन है, ठीक है। जो रोगजनक है, जो रोग कारक है पैथोजन है, उसके पास एंटीजन है जो उस पर अटैक करेगी, जो उससे हमें बचाएगी, वो एंटीबॉडी। खत्म का, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। लिख लिया? लिखा नहीं लिखा सबने? कंप्लीट। अब देखो, अपन ने मेडिसिन में इसके यूज पढ़ ली। कौन सी ब्रांच? रेड बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी पढ़ ली? रेड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अपन ने पढ़ ली। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या आते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स? बताओ भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं भाई? ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स, किसी को आइडिया? कुछ भी पता हो इसके बारे में? ट्रांस सी पढ़ी होगी, डॉली नाम सुना था? डॉली, रोजी, गाय ट्रांस थी। क्या था उनके अंदर? क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल? जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है, मतलब जिनके अंदर जो जीनेटिक मटेरियल था, जिनके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट थी, जो उनका जेनेटिक मटेरियल था, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? रूपांतरण कर दिया। क्या कर दिया? रूपांतरण कर दिया। उसके अंदर कुछ अल्टरनेशन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, और उससे जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको क्या कहते हैं? मैं क्या कहता हूँ? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ही क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं मेरे पास? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल।
सबसे ज्यादा कौन है जो सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक बनाए गए ऑल ओवर द 95 माइस? कितने 100 में से कितने परसेंट? 95%। 95 100 में से 95% अपने पास कौन है? माइस है। कौन है? माइस। माइस यानी चूहे। ठीक है, तो 95% ऑफ ऑल टोटल ट्रांसजेनिक एनिमल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टीए, याद रहे ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन प्रेजेंट है? माइस। आर माइस, चूहे हैं। किसके लिए है भाई? ये बनाए गए थे मेडिकल रिसर्चेज के लिए। किसके लिए? मेडिकल रिसर्चेज एंड वैक्सीन टेस्टिंग। किसके लिए बनाए गए थे? एंड वैक्सीन टेस्टिंग के लिए। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, चूहे थे या नहीं थे? तो अपने सिलेबस में ही है हर जगह पर। ठीक है, चूहों को एक्सपेरिमेंटली यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? कोई रीजन है क्या इसके पीछे? जैसे मैंने आपको बताया कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया, उसके पीछे रीजन था। टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही क्यों लिया था, उसके पीछे भी रीजन था। उसके पीछे भी रीजन होगा कि माइस क्यों लेते हैं। मन के, हाँ ऐसे आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग ह्यूमन के जैसे रिएक्ट करती है, यानी इसका फिजियोलॉजी, क्या इसकी फिजियोलॉजी लगभग ह्यूमन के जैसे बिहेव करती है। इस वजह से माइस को यूज में लेते हैं और इसीलिए माइसों को इतना ज़्यादा बनाया गया। नोट डाउन करो इसको। कर लिया क्या? कर लिया क्या? ठीक है, अब देखो इसका पर्पज क्या है। ठीक है, पर्पज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। पर्पज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के पीछे क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो पहला अपन ने देखा फॉर स्टडी। अरे स्टडी करने के लिए, यानी इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को ग्रो करते हैं। किसको? नॉर्मल फिजियोलॉजिकली इनको ग्रो करना, यानी मैंने उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं किया, सिर्फ उसको मैंने नॉर्मली फिजियोलॉजिकली उसको कर लिया, ग्रो कर लिया। वो किसके लिए काम आ जाएगा? स्टडी के लिए। स्टडी में क्या करेंगे अपन? वैक्सीन टेस्टिंग कर रहे हैं और मेडिकल रिसर्चेज कर रहे हैं, कोई न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए आ जाएगा? इसके लिए। ठीक है, सेकंड, सेकंड बताओ भाई, डिजीज स्टडी। किसके लिए? डिजीज को स्टडी करने के लिए, उसके लिए काम में लेते हैं। स्टडी, डिजीज स्टडी के लिए कौन कौन से डिजीज? मेनली कैंसर, एल्जाइमर और ऐसी डिजीजों को ट्रीट करने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? माइसेस को या ट्रांसजेनिक एनिमल्स को काम में लेते हैं और इनकी वजह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा पर्पज क्या है? तो मुझे कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यही तो मुझे चाहिए। अरे स्टडी तो अपन करते रहेंगे, मुझे प्रोडक्ट पहले चाहिए, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, नाम सुना है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन क्या होता है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन नाम सुना होगा। काऊ, वो एल्बुमिन होता है, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। वो रोजी काऊ से मिला हुआ मिल्क है जिसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 2.4 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अंदर काऊ, कौन सी काऊ थी वो ट्रांसजेनिक काऊ? रोजी। कौन सी थी? रोजी। तो पहला आप ये लिख लो, रोजी काऊ। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल में कौन थी पहली? रोजी काऊ जो थी, उससे मुझे क्या मिला? क्या मिला बोलो भाई? अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। क्या मिला? लेक्टा एल्बुमिन। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन प्रोटीन है। ये क्या है? ठीक है भाई, मिल्क प्रोटीन है जो दूध के अंदर से मिलने वाला प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर कितना प्रोटीन कंटेंट होता है? 2.4 ग्राम पर लीटर।
कितना 2.4 ग्राम पर लीटर। ह्यूमन बेबीज के लिए इसको सजेस्ट किया जाता है, किसके लिए? सजेस्ट फॉर ह्यूमन बेबीज, ठीक है। ह्यूमन बेबीज के लिए इसको सजेस्ट किया जाता है, इसकी क्या कराओ, फीडिंग कराओ। क्या कराओ, इसकी फीडिंग कराओ, ठीक है। यानी इनको बच्चों को पिलाने के लिए सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट फॉर चिल्ड्रंस और बेबीज, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल है, ठीक है। ये नोट डाउन करो। रोजी क्या थी आपकी? ट्रांसजेनिक काऊ थी। कैसी थी? ट्रांसजेनिक। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी ये, पता हो तो किसी को पता है क्या? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी ये, ठीक है, 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी रोजी। सीप भी थी क्या इसके बाद? एक भेड़, ट्रांसजेनिक सीप, क्या नाम था उसका? डॉली। क्या नाम था? डॉली। उससे क्या मिला था? नाम बड़े बड़े सुंदर हैं इनके, रोजी, डॉली। उससे क्या मिलता है अपने को? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्या मिलता है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। किससे? डॉली से, ठीक है। यानी आप ट्रांससीप, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, इसके अंदर भी ह्यूमन प्रोटीन का अच्छा खासा कंटेंट होता है, ठीक है भाई। किस काम में ली जाती है ये? एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में किस काम में ली जाती है? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। क्या होता है एम्फाइसीमा, किसी को पता है क्या? अरे किसी को पता है क्या एम्फाइसीमा क्या होता है? बीमारी होती है, बीमारी होती है सर। कौन सी होती है हमें नहीं पता। अरे एम्फाइसीमा एक लंग डिसऑर्डर होता है, लंग में पाया जाता है। क्या होता है इसके अंदर? लंग्स का सरफेस एरिया कम हो जाता, अस्थमा, एम्फाइसीमा नाम सुना होगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये जो लोग वर्कर्स होते हैं ना, जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में पत्थर काटने का, फिर ऐसा उसकी जो धूल होती है, डस्ट, वो इनहेल करते हैं, वो लंग्स में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं, और लंग्स में जाके छोटे छोटे पोर क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पोर क्रिएट कर लेते हैं, लंग्स को डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग्स का सरफेस एरिया कम हो जाता है। लंग्स का सरफेस एरिया कम होगा तो अपन जो इनहेलेशन करेंगे, ऑक्सीजन भी कम जाएगी। अरे जाएगी नहीं जाएगी, उसकी वजह से मुझे सांस फूलने लगेगा, और मैं थोड़ी चलते ही थकान होने लग जाएगी। उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा, ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मुझे देखने को मिले। और वैक्सीन सेफ्टी के लिए अपन काम में लेते हैं। चौथा, वैक्सीन सेफ्टी। अभी रिसेंटली आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोविड वाला, ठीक है। और केमिकल टेस्टिंग, क्या करते हैं? केमिकल टेस्टिंग। अगर मुझे कोई केमिकल मैंने बनाया, मुझे उसकी टेस्टिंग करनी है, तो मैं किसका यूज़ करूंगा? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करूंगा। ये नोट डाउन करो। इसके बाद आता है आपका एथिकल इश्यूज। क्या आता है? एथिकल इश्यूज, एक मिनट।
इश्यूज का मतलब क्या होता है? नैतिक मुद्दे। क्या है? नैतिक मुद्दे, इथिकल इश्यूज। आप ये जो सारा कर रहे हो, इससे किसी को कोई परेशानी, या गवर्नमेंट इसके लिए क्या अप्रूवल करती है? भाई कुछ तो करेगी, गवर्नमेंट भी तो कुछ कर रही होगी। इसके लिए कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम है जीईएसी। क्या है? जीईएसी, नाम सुना है क्या? जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। क्या है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या काम करती है? क्या काम करती है ये जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जीईएसी? क्या काम करती है? कुछ तो करती होगी, कमेटी बनी है कुछ लोगों की। यानी ये काम करती है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ट्रांसजेनिकली बन रहे हैं, बायोटेक का यूज करके बन रहे हैं, जो नए नए प्रोडक्ट मार्केट्स में आ रहे हैं ह्यूमन यूज के लिए, उनकी चेकिंग, ठीक है, और वो किस रिसोर्सेज का यूज करके बना रहे हैं उसका ध्यान रखना, उसके ऊपर निगरानी रखना, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना कि कोई भी अगर कंपनीज है, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी चीज़ बना के मार्केट में उतार रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं, उसका इंग्रेडिएंट चेक करना, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसकी सेफ्टी क्या है और उसकी लाइफ कितनी है, वो सब कुछ देने का और पूरी गाइडलाइन बनाने का जिम्मा, चेक करने का जिम्मा किसका रहता है? जीईएसी का रहता है, जिसका पूरा नाम क्या है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये सारे काम करती है। कुछ नहीं पूछा था, थ्योरी बहुत सारी लिखी हुई है, ये याद रखना है इसका पूरा नाम क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ जीईएसी के। अब ऐसा पूछा जाता है कि बायोटेक के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए एक तरह से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कौन है जो उसको रिकॉग्नाइज करता है, जो उसकी पूरी देखरेख करता है? कौन? जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। 20,000 से ज़्यादा वेराइटीज बना चुके हैं लोग बाग, 20,000, 20 नहीं सॉरी 2 लाख, 2 लाख वेराइटीज हैं प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड हो चुकी है। आपने राइस की वेराइटी सुनी होंगी, चावलों की कितनी सारी वेराइटी आ गई। गोल्डन राइस सुना है? पहले था ही नहीं। गोल्डन राइस जिसके अंदर विटामिन ए रिच होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन ए रिच होता है। कौन? गोल्डन राइस, ठीक है। ऐसे मेरे पास कई सारी ट्रांसजेनिक फूड भी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हैं, ट्रांसजेनिक मेडिसिन बहुत सारी। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है? उसके अंदर जेनेटिकली कुछ मॉडिफाइड कर दिया, नहीं वो जिस चीज़ से मिलके बनी है उसको मैंने क्या कर छेड़छाड़ कर दिया और दूसरा प्रोडक्ट बना दिया। बात समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें। एक होती है बायोपायरेसी। क्या होती है? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होती है कि कोई भी जो बायो रिसोर्सेज हैं, कौन से? कोई भी जो बायो रिसोर्सेज हैं उनका यूज कैसे किया जा रहा है? बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। जो बड़ी बड़ी उद्योगपति है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो किसी बायो रिसोर्सेज का किस तरह से यूज कर रहे हैं उसको कहता हूं मैं बायोपायरेसी। ठीक है, याद रहेगी, डेफिनेशन पूछी हुई है एग्जाम में किसकी? बायोपायरेसी। यूजेज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, उसको मैं क्या कहता हूँ? बायोपायरेसी कहता हूँ। अरे बात समझ में आ गई क्या? क्या कहता हूँ? बायोपायरेसी। ये आपका बायोटेक का जो दोनों चैप्टर है, प्रोसेस और एप्लीकेशन, यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपके हिसाब से मोर देन सफिशियंट है ये। नेक्स्ट लेक्चर अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? इकोलॉजी या कुछ और? इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े, इकोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी। ठीक है भाई। इवोल्यूशन पढ़ना है। इवोल्यूशन नहीं हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ इवोल्यूशन? बताओ मुझे। नहीं हुआ? हाँ तो इवोल्यूशन पढ़ा दे। ठीक है, जो आपको पढ़ना है बता देंगे।